विजय भाई, जब आप गए गुड़गांव तो एक श्रमिक के रूप में आप गए, किस तरीके का संघर्ष आपको करना पड़ा, कैसे दिन गुजारने पड़े? मैं एक हवाई चप्पल पहन के गुड़गांव गया था। उस गुड़गांव में आज मेरे को लगभग 37 साल वहाँ हो गया। उस गुड़गांव में हमने चप्पल से जूते खरीदे और 1 साल के बाद हमने साइकिल खरीदी और उसी गुड़गांव में मैंने फिर फॉर्च्यूनर कार खरीदी। बिरहे से आपका संबंध कब से शुरू हुआ? हम जिस उसमें पढ़ते थे स्कूल में, वहाँ पे उनका वार्षिक उत्सव होता था। उसमें वो लोग हीरालाल जी को और बुल्लू जी को बुलवाते थे। तो उसमें हम, ये वर्ष 1986 की बात है, तो हमको टोकन मिला। तो पहली बार हम उस स्कूल में हम उन लोगों का बिरहा सुने। हीरालाल जी से जब आप पहली बार मिले तो क्या मुलाकात, किस तरह की मुलाकात हुई? कैसा फील हुआ आपको? अब तक तो उनकी आवाज़ सुना था, उनको वहाँ स्टेज पे देखा था, ऐसे रूबरू मिल रहा था जी। तो मैं 2 घंटे 3 घंटे उनके पास रहा। जितने बढ़िया गायक थे, जितना बढ़िया उनकी गला थी, कला थी, स्वर था, उससे कहीं बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी थे, उससे कहीं अच्छे आदमी थे। बिरहा जिस हालत में है वो एक दर्दनाक हालत है। क्या लगता है आपको कि कुछ ये मैंने इसका कुछ भविष्य दिखता है? मेरे को ये लगता है कि ये लोग अपने साथ साथ बिरहा विधा को भी ले डूबेंगे। इस विरासत को संजोने का जो मामला है वो कैसे होगा? परसों जब हम बिरहा में कबीर का आयोजन संपन्न कर रहे थे तो वहाँ पटना से आए वरिष्ठ पत्रकार पुष्पराज ने कहा कि बिरहा एक ऐसी विधा है जिसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अगर बिरहा चाहे तो समाज को अभी भी बदल सकता है। उन्होंने बताया कि जनसत्ता के संपादक रहे प्रभाष जोशी बिरहा के बहुत शौकीन थे। उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश की अनेक यात्राओं के दौरान बिरहा न केवल लाइव सुना बल्कि हीरा, बुल्लू, रामदेव जैसे बड़े गायकों के कैसेट्स भी उनके पास थे, वो सुनते थे कभी कभी। लेकिन क्या बिरहा आज वैसी स्थिति में है? तो ये सवाल इतना कठिन है जिसका जवाब लोगों के पास नहीं है। बिरहा विनाश के कगार पर पहुंच चुका है और उसकी सारी गरिमा मटियामेट हो चुकी है। अब बकवासबाजी इतनी ज़्यादा हो रही है कि शायद ही कोई किसी बिरहिया के बारे में 2-4 वाक्य कहने में गर्व महसूस करे। लेकिन पुरानी पीढ़ियों के जो गायक थे उनके बारे में लोगों के अनुभव इतने गहरे हैं कि बरसों और दशकों बीत जाने के बाद भी वे अनुभव जीवित हो उठते हैं। लोग उनके संस्मरणों को सुनाते हैं, लोग उनके साथ अपने ताल्लुकात के बारे में जिक्र करते हैं, लोग उनके साथ की गई बातचीत का उल्लेख करते हैं। तो ऐसा लगता है कि पहले न केवल महान गाने वाले थे, गायक थे, बल्कि महान सुनने वाले भी थे। सुनने वाले इसलिए महान थे कि उन्होंने बिरहा की उस त्वरा को न केवल महसूस किया, उसकी लय को न केवल पकड़ा, उसकी भावनाओं को न केवल आत्मसात किया, बल्कि उसकी कोमलता और संवेदना को अपने जीवन का हिस्सा भी बना लिया। जब हम इतिहास की खोज करने चलते हैं तो ज़्यादातर लोगों से हमारा सवाल यही होता है कि उन्होंने किस गायक को कितना सुना है, और इस बारे में बहुत लोग बातें नहीं कर पाते। सुना बहुतों ने है, बहुतों के अनुभव भी हैं, लेकिन अनुभव की अभिव्यक्ति एक कठिन प्रक्रिया है। और गायकों से जब हम बात करते हैं तो गायकों में ज़्यादातर आत्ममुग्धता का यह आलम है कि वे अपने से ज़्यादा बड़ा गायक दूसरे को शायद ही मानते हों। बिहारी कवि द्वारा आगे बढ़ाया गया बिरहा, स्थापित किया गया बिरहा, महान गायक हीरालाल यादव तक आते आते अपने उरूज तक पहुंच चुका था। संभवतः बिहारी के बाद सबसे बड़े चेहरे के रूप में हीरालाल यादव रहे हैं, संभवतः क्या बल्कि निश्चित रूप से रहे हैं। और उन्होंने बिरहा को जो ऊंचाई दी, उसके बाद कई और गायकों ने उसमें 4 चांद लगाए, लेकिन उनके अवसान के बाद बिरहा का अवसान भी होने लगा।
हीरालाल यादव की यादें बहुत सारे लोगों के पास है। अंबेडकर नगर ज़िले के एक किसान त्रिभुवन वर्मा तो कम से कम महीने में 10 बार मुझे फ़ोन करते होंगे और हीरालाल जी की गाई कोई न कोई टेरी सुनाकर अपने फ़ोन को रखते होंगे। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। अंबेडकर नगर के लगभग सटे हुए आखिरी गांव, जो आजमगढ़ का आखिरी गांव है, रतुआ पार का एक मौजा है रामसरपुर, वहाँ के निवासी विजय बहादुर यादव बिरहे के इतने शौकीन हैं कि उनके पास कम से कम 1000 से ज़्यादा बिरहे संचयित हैं। उन्होंने न केवल उनको जीवंत सुना बल्कि उनको उन्होंने इकट्ठा किया और बिरहा की पुरानी स्मृतियां हैं, गायकों की पुरानी स्मृतियां हैं। उन्होंने हीरा, बुल्लू, रामदेव, पारस, बेचन जैसे तमाम सारे महत्वपूर्ण और महान गायकों की रचनाओं को इकट्ठा किया और बिरहा के बारे में वे बहुत कुछ करना चाहते हैं। बिरहा एक ऐसी विरासत है जिसको वे मानते हैं कि अगर वो संरक्षित नहीं की जा सकी तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। विजय भाई एक उद्योगपति हैं। वे बहुत कठिन परिश्रम से अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं और उनका जितना बड़ा कारोबार है उतना ही बड़ा बिरहा के प्रति उनका दिल है, उनकी संवेदना है। उनकी तरुणाई ही बिरहा सुनते हुए बीती और आज भी बिरहे की संवेदना से वे इतने आप्लावित हैं कि उनसे बात करके कई नई बातें हमेशा पता चलती हैं। कुछ न कुछ नया ऐसा समझ में आता है, सुनने में आता है जो हमारे अनुभव क्षेत्र से बाहर होता है। विजय भाई गुड़गांव में रहते हैं, स्थायी निवासी वहीं के हैं। गांव उनका आजमगढ़ ज़िले का आखिरी गांव है, अंबेडकर नगर से लगा हुआ। वहाँ वे आए हैं और हम भी आए हैं उनसे मिलने। तो हमने कहा कि क्यों न हीरालाल जी की यादों को साझा करें वे हमसे, और हीरालाल जी के साथ साथ उस पूरे दौर के बिरहा को और उनके अपने जीवन संघर्ष को और बिरहा की जो भी स्थिति है उस पर भी, और बिरहा के लिए क्या किया जाना चाहिए इस पर भी बातचीत हो। विजय भाई नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया सबसे पहले तो आप भी अपने गांव में आए, हम भी आपके गांव में आए, तो हम दोनों यहाँ के जो है यात्री हैं। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये आपका जो गांव है जी, अतरौलिया विधानसभा में होगा और मेरा ख्याल है कि ये उसी इलाके का एक बड़ा गांव है। हाँ जी। और बड़ा उपजाऊ देख रहा हूँ, खेत वेत है यहाँ जी। तो इस गांव में आपका जब जन्म हुआ तो कैसा माहौल था गांव का? तब से और अब से तो बहुत फर्क है, बहुत परिवर्तन है। सारी चीज़ें, सामाजिक, आर्थिक, खेती और जो ये मनोरंजन के साधन, ये सारे कुछ बदल चुके हैं। जी। कब जन्म हुआ आपका यहाँ पर? 1971। 1971। तारीख भी बता दीजिए ताकि ये इतिहास बना रहे। 5/6/1971। मैंने जून के महीने हाँ, में। 5 जून 1971। तो आपकी बचपन का गांव वास्तव में कैसा था? बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा गांव था। उससे और अब बहुत फर्क है। सामाजिक परिवेश, लोगों का मिलना जुलना, तब में और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पढ़ाई लिखाई आपकी क्या गांव में ही हाँ, हुई थी? पढ़ाई लिखाई हमारी गांव में हुई और पहली से लेके 8वीं तक यहाँ रतुआ पार में ही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। जी। उसके बाद 1985 और 86 9वीं और 10वीं यहाँ एक लोकमान्य ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज नरियाव आजमगढ़, अब तो वो अंबेडकर नगर में है और तब आजमगढ़ में होता था जी, उसमें हुई। तो कितनी पढ़ाई आपने करके फिर जो है अपना? पढ़ाई तो हाई स्कूल अगर कहा जाए तो हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं है। अच्छा। पढ़ाई हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुई। और उसके पीछे क्या वजह थी? उसके पीछे कई वजह हैं, कुछ अपनी भी है कि
इतना पढ़ना भी नहीं चाहते थे, इतना दिलचस्पी भी नहीं थी। अच्छा। कुछ आर्थिक स्थिति थी, कुछ और चीज़ें थी कि अगर यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर कहीं कुछ और किया जाए, कहीं और जाया जाए। हमारे बाबूजी थे तो उनका भी प्रयास रहा कि वो ये चाहते थे कि पढ़ाई से अच्छा है कि इतना काम भर के पढ़ लिए तो कहीं अपना जाओ और कुछ काम धंधा शुरू करो, आर्थिक स्थिति कुछ सही हो। अच्छा, तो तो कुछ ये भी कारण रहा है। किस तरफ आप गए फिर? तो क्या करने लगे? तकरीबन 1900 नवंबर 1988 उस दरमियान में गांव छोड़ा और हमारे जीजा जी थे, वो गुड़गांव में रहते थे। हीरो ग्रुप था, हीरो साइकिल वालों का जी, और होंडा के साथ उनका कोलैबोरेशन था। कंपनी की शुरुआत थी और वो उन्हीं के ग्रुप में वहाँ लुधियाने में थे और होंडा साथ जुड़ा तब वो गुड़गांव में वो कंपनी आई। उसी में हम 1988 में हम गए उनके साथ और वहीं उन्हीं के साथ हमने अपना नौकरी कारोबार जो भी है उनके साथ शुरू किया। तो यहाँ भी कुछ किए थे या सीधे वहीं चले गए आप? नहीं, सीधे वहीं पढ़ाई के बाद 1 साल तक तकरीबन घर रहे। अच्छा। और उसके बाद फिर 86 में हाई स्कूल कंप्लीट नहीं हो पाया, 87 यहाँ रहे और 88 में फिर हम गुड़गांव के लिए यहाँ से चल दिए। अपने पिताजी की कुछ यादें शेयर कीजिए जो आपको मतलब भूलता नहीं है, उनका पूरा माने वो संघर्ष, उनका एक किसान के रूप में और पिता के रूप में जो जैसा उनका व्यक्तित्व था जी और जैसी सोच थी, आज के टाइम पे मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ उनको याद करके। बहुत कम लोगों को होगा। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बड़े मजबूत थे। हमारा वैसे उनका जो हमारा पैतृक घर यहाँ पीछे अंबेडकर नगर है वहाँ था। 1975 में यहाँ घर बना हमारा। उसके भी कारण रहे, उसके ज़्यादा गहराई में नहीं जाना ठीक है। तो यहाँ घर बना और किसान थे तो खेती के शौकीन थे, खेती होनी चाहिए। हम लोग यहाँ जब आए तो यहाँ पे ज़मीनें कम थी तो उनका ये सोच थी कि ज़मीनें यहाँ होनी चाहिए और वो हमको बराबर ये चाहते थे कि हम घर छोड़ें और कहीं जाएं, कुछ करें। ये उनका त्याग था कि 16 साल की उम्र में उन्होंने, आज शायद ही कोई हो जो अपने बेटे को ये कहे कि अब आप जाओ कमाने, 15 साल 16 साल। और मैं 15-16 साल में अगर गांव घर छोड़ा तो आप सोचो कि उस दरमियान शाम को उनको रात को नींद कैसे आई होगी। तो उन्होंने त्याग किया और मैं गया वहाँ और ठीक है, समय बदला, बड़ा संघर्ष रहा वहाँ। आसान नहीं होता है, आदमी के जीवन में तो ऐसे कुछ नहीं मिलता है, बड़ा संघर्ष रहा। और शायद मेरे संघर्ष से कहीं ज़्यादा ये उनका त्याग था, जो उन्होंने सोचा था वो सब उनको मिला। विजय भाई, जब आप गए गुड़गांव तो एक श्रमिक के रूप में आप गए, तो संघर्ष वहाँ जो आपको एक मंजिल मिलने तक रहा है, किस तरीके का संघर्ष आपको करना पड़ा, कैसे दिन गुजारने पड़े, किन हालात से आप गुजरे? गुड़गांव में जब गए तो मैं तो ये कहूँगा कि लोग कहते हैं कि हमारे पास ये था, हम ज़मींदार थे, वो थे। ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जो नेचुरली था। मैं एक हवाई चप्पल पहन के गुड़गांव गया था और मैंने वहाँ पे कुछ दिन तो 9 किलोमीटर पैदल कंपनी जाता था और 9 किलोमीटर में पैदल से कंपनी आता था। और उस गुड़गांव में हमने आज मेरे को लगभग 37 साल वहाँ हो गया। तो उस गुड़गांव में हमने चप्पल से जूते खरीदे और 1 साल के बाद हमने साइकिल खरीदी उस गुड़गांव में। और साइकिल खरीद के हम जब उससे कंपनी जाते थे आते थे तो उसको शाम को सबसे पहले तो हम साइकिल को साफ़ करते थे, उसकी तीलियाँ तक उसकी हम चमकाते थे। और उसी गुड़गांव में उसी अपने संघर्ष और मेहनत और बाबूजी का, पिताजी का, लोगों का, सहयोगियों का, हमारे जीजा जी थे, सबके आशीर्वाद से
उसी गुड़गांव में मैंने साइकिल खरीदी और उसी गुड़गांव में मैंने फिर फॉर्च्यूनर कार खरीदी। मैंने एक लंबा संघर्ष और उसके बाद सफलता जी। और यहाँ तक, तो किस तरह का काम आपका है जिसमें आपने सफलता पाई? हम लोगों का काम बेसिकली बाइक के पार्ट बनते हैं जी। वो ग्रुप है उनका, हीरो ग्रुप यहाँ का और इंडिया का और होंडा वहाँ का था। इनके साझेदारी में बाइक बननी शुरू हुई। ये हीरो ग्रुप वही है जो हीरो साइकिल बनाते थे पहले। जी, मुंजाल ग्रुप उनके साथ जुड़े। और चूँकि जब गाड़ी बनती है तो उसमें पार्ट्स सब अलग अलग होते हैं। उसमें शॉकर जो बनता था, बॉटम केस उसका पार्ट का नाम है, और शॉकर वो कंपनी बनाती थी और वो भी उन्हीं के परिवार के, मुंजाल ग्रुप के ही परिवार के थे जी। और उसमें हम लोग काम करते थे उसकी पॉलिशिंग का। पॉलिशिंग हम लोग करते थे और आज भी वही काम करते हैं। फिर आगे वो पेंटिंग होता है, उसका प्रोसेस होता है और वो बन के शॉकर कंप्लीट हीरो मेन कंपनी में जाता है जी। और वहाँ वो गाड़ी में लग के आगे जाता है। अच्छा, तो आपने अपनी यूनिट्स वगैरह कहाँ बनाई हैं? गुड़गांव में बनाई है और अब तो अलग अलग हो गया, अब तो गुड़गांव में काम नहीं रहा जी। अब हरिद्वार में है, उत्तराखंड, और टप्पू कड़ा है एक, अलवर जिला है राजस्थान, और एक और यहाँ पे फरीदाबाद है जी, और एक गुजरात में। अच्छा, तो ये चारों जगहों पर आप अकेले ही देखते हैं या कुछ और लोग हैं आपके में जो? नहीं, वो काम, हाँ, काम करने वाले भी हैं और उनको डील करने वाले भी हैं, पर मेन जो काम है, जो हमारी डीलिंग है, वो सारा हम ही उसको देखते हैं। एक बड़ा दिलचस्प मामला है जिस पर हम बात अब करने वाले हैं, वो है बिरहा। जी। 16 साल की उम्र में आपने अपना गांव छोड़ा, जी, गुड़गांव में गए। ठेठ जो है खड़ी बोली वाला इलाका, लट्ठमार भाषा और भोजपुरी की प्रांजलता छोड़ के आप गए थे, लेकिन बिरहे से आपका ताल्लुक बहुत गहरा है। तो बिरहे से आपका संबंध कब से शुरू हुआ? देखो आप कि आदमी जब 6 साल 7 साल के बाद कहीं ना कहीं जब लड़का बड़ा होता है तो उसको मनोरंजन जो उसका एरिया है उसके हिसाब से होता है। वैसे मेरा भी था। हम लोग हमारे उम्र के कुछ लोग थे, मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहूँगा जी यहाँ पे कि वो मेरे साथ पढ़ते थे, हमारे गांव के लोग थे। कपिल देव, अर्जुन, एक चंद्र प्रकाश मिश्रा, एक जयप्रकाश, ऐसे लोग थे, हम साथ पढ़ते थे। तो हम लोग नौटंकी नाच वगैरह देखते थे। अच्छा। ज़्यादा। तो हम जिस उसमें पढ़ते थे स्कूल में, वहाँ पे उनका वार्षिक उत्सव होता था। वार्षिक उत्सव, हाँ, उसमें वो लोग हीरा लाल जी को और बुल्लू जी को बुलवाते थे। अच्छा। तो उसमें हम, ये वर्ष 1986 की बात है, तो हमको टोकन मिला। तो पहली बार हम उस स्कूल में हम उन लोगों का बिरहा सुने और वहाँ जो सुने और जो चीज़ें सुनी वहाँ, तो वो कहीं ना कहीं ये जो पीछे ये सारी चीज़ें देखते थे, इससे छूट के मन बिरहे में लग गया। बिरहे में लगा। और हीरा बुल्लू दोनों भोजपुरी के महान गायक हैं और दोनों को आपने पहली बार सुना। पहली बार। तो मज़ा किसके गाने में आया? जाहिर बात है कि जब प्रोग्राम शुरू होता है उन लोगों का, जी, मैंने उसके बाद भी सुना, अभी बताऊंगा आपको। तो उसमें सबसे पहले हीरा लाल जी गाते थे। अच्छा। मैंने जो प्रोग्राम देखे उसमें तो यही था कि जब दोनों लोग स्टेज लगता था तो पहले वो गाते थे। अच्छा। तो उनके गाने से पहले एक्चुअली उनके जो ढोल वादक थे छन्नू लाल जी, वो एक भजन गाते थे और उसके बाद वो शुरू करते थे। तो मैं, अब जाहिर बात है कि सबसे पहले मैंने हीरा लाल जी का ही सुना। अच्छा। तो उसके बाद बुल्लू जी का भी सुना। फिर वो तो एक स्कूल का कार्यक्रम था, हमको मज़ा बहुत आया, अच्छा लगा। और सारे हमारे स्कूल के मास्टर लोग भी थे और बच्चे थे, बाहर के लोग भी गए थे। तो उसके बाद आ गए। फिर उसके कुछ महीनों बाद हम्म। हमारे यहाँ एक जगह है, गांव है माडरमऊ जी,
अंबेडकर नगर में। वहाँ पे उनका स्टेज प्रोग्राम था और ये दोनों लोग आए थे। और हम लोग पढ़ाई के साथ साथ सुबह शाम अपने गांव से उत्तर के साइड में वहाँ कसरत वगैरह करते थे, अखाड़े थे। तो हम 4-6 लोग थे। तो वहाँ पे हम लोगों को पता लगा। और मैं आपको बताऊं कि एक हमारे गांव के हैं, ये श्री मोतीलाल यादव जी, वो भी कवि हैं, रमन के अखाड़े के, और अच्छे कवि हैं, साहित्यिक आदमी हैं, अच्छी अच्छी रचनाएं भी उन्होंने लिखी है। तो वो आए और शाम को बताए कि चौराहे पर से आज आए हूँ, वहाँ पोस्टर लगा है, हीरा लाल बुल्लू जी का दंगल का प्रोग्राम है और टिकट है 2 रुपया, 5 रुपया और 7 रुपया। तो हम लोगों ने, अब चूँकि टाइम ऐसा था, पैसे तो थे नहीं, व्यवस्था करनी थी, तो मैंने अपने माता जी को बोला दूसरे दिन कि हमको आज 7 रुपये का 10 रुपये का जुगाड़ कर दो। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं हैं। हमने कहा कुछ दे दो, चावल धान गेहूँ बेच दें। तो उन्होंने कहा किस लिए? तो हमने कहा कि बिरहा सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब हम चावल दाल और ये धान तो हैं दे दें, और किस लिए? बिरहा सुनने के लिए। हमने कहा हाँ, लेकिन एक पुत्र का प्रेम जो होता है माँ का जी, तो खैर उन्होंने दिया और हमने बेच के उसको, हम 3 लोग वहाँ गए। तो जुगाड़ जो था वो तो 2 रुपये का बना, लेकिन मन में ये था कि 7 रुपये का अगर होता तो आगे बैठते, क्या बात, आगे देखते। वो मन में, मतलब कहीं न कहीं वो बातें बिरहा से ज़्यादा सुनने से वो मन में घुमड़ती कि 7 रुपये अगर मिलता तो आगे बैठते। टिकट लिया और वहाँ हम घुस ही रहे थे। हमारे से पहले वहाँ हज़ारों लोग बैठ चुके थे। आगे जगह खाली थी, चूँकि वो 7 रुपये वाले कम थे, 5 और 2 के ज़्यादा थे। जैसे घुसे वैसे हीरा लाल जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि ये जरूरी ना है कि 2 रुपया वाले वहीं रहें, आगाओं जगह खाली है, चलिए। अच्छा, तो हम लोग बगैर देखे वो 2 रुपये की टिकट लेके आयोजक जो थे वो रोकते रहे। अब चूंकि जिसके लिए कार्यक्रम था वो अगर बुला रहा है, तो हमको जब उन्होंने इस तरह बुलाया तो हम तीनों लोग दौड़ पड़े और सबसे आगे बैठे। हमारे आगे फिर छन्नूलाल जी की ढोल नजर आ रही। क्या बात है। बहुत बढ़िया। तो उस दिन ये हमें मन में लगा कि यार जहाँ चाह वहाँ राह, कहावत है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमारी सुनी और वो जो हीरा लाल जी के रूप में उन्होंने हमको वहाँ बुलाया। हम तीनों लोग पहुँचे और वो प्रोग्राम वहाँ सुना दूसरी बार, और उसके बाद चीज़ें गहराती गई। फिर मैं गुड़गांव चला गया। तो कंटिन्यू कैसे किया वहाँ पर आपने गुड़गांव में? कंटिन्यू किया क्योंकि अब वहाँ एक संघर्ष शुरू हो चुका था जीवन का जी। मनोरंजन से दूर हो चुके थे, गांव से दूर हो चुके थे। पर कैसेट जब तक मार्केट में आ गया था, इनके बिरहा का लगाव था, तो हम तब 18 रुपये का कैसेट आता था और गुड़गांव में वो कैसेट नहीं मिलता था। वो दिल्ली में मंगोलपुरी एक जगह है, यस ब्लॉक जी, वहीं वो कैसेट मिलता था। और हम हर संडे को छुट्टी होती थी तो 50 रुपये का जुगाड़ करते थे। तब तो 1000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी, और वो लेके 50 रुपये हम वहाँ जाते थे कैसेट वाले के पास, उसको कहते थे तो वो 5, 7, 10 कैसेट निकाल देता था। पर अपना जुगाड़ तो 2 कैसेट का था जी। तो हम 2 उसमें से छांटते थे, फिर चले आते थे और याद करके आते थे कि अब अगली बार आऊँगा तो जो बची है वो लेके जाऊँगा। ऐसे करके हमने काफ़ी उनका कलेक्शन इकट्ठा किया और जीवन में बहुत संघर्ष आए, बहुत बदलाव आया जी। जेब में एक टाइम था कि 2 रुपये भी नहीं थे, वो 2000 आया, 2 लाख आया, सब कुछ बदलाव आया। लेकिन मेरा जो ये बदलाव है बिरहा का, हीरा लाल जी का, ये मैंने कभी नहीं छोड़ा, ये मेरे साथ बना रहा। तो उस समय मैंने आपने एक तरह से सुरों को अपने कान के नज़दीक रखा। बिल्कुल, कान और दिल जी, दोनों नज़दीक रखा आपने। लेकिन लाइव का जो संयोग है वो धीरे धीरे कम होता गया।
लेकिन हीरालाल जी से कभी मुलाकात करने का मौका आपको मिला? तो कब जी मिला? हाँ, वो हम तो ये सोचते थे कि जब हम गुड़गांव आए और फिर उनकी कैसेट आई और विरहा सुनते रहे, तब तक 1500 के मालिक भी बन चुके थे। तो ये मन में था कि एक बार मैं उनके यहाँ जाऊं और उनसे मिलूं। लेकिन ये ज़िंदगी की तमाम जो मुसीबतें हैं, जिम्मेदारियां हैं, मैं घर में अपने बड़ा था सब में भाइयों से, हमारे परिवार की भी कुछ आशाएं थी, उसको भी देखना था। प्रेम तो था, हमको विरहा से था लगाव, और उनको भी मिलना चाहता था, लेकिन साथ में मैं ये भी इसको भी निभाना चाहता था, अपनी जिम्मेदारी को भी। तो ये करते करते कि अब जाऊंगा तब जाऊंगा, ऐसे करते करते तकरीबन 25 साल निकल गए। अरे बाप रे, लंबा समय निकल गया, लेकिन मन में था कि मैं उनको मिलूंगा। और फिर मैं जब कैसेट वहाँ ले आया, कैसेट उनकी बजाया, उसके बाद जो गांव में मैं आपको पहले बताया जो प्रोग्राम स्कूल का था, जो वहाँ मॉडर्न महू का प्रोग्राम था, वहाँ जो रिकॉर्डिंग थी, वहाँ यहीं नरियाव बाज़ार का एक प्रिंस रेडियोज करके थे, वो रिकॉर्डिंग करते थे। तो मेरे को पता था कि ये रिकॉर्डिंग की कैसेट जो है एज ए स्टेज प्रोग्राम उनके पास होगी। फिर मैं उनके पास गया, यानी कि इस दरमियान 20 साल के बाद, तो मैंने उनको जाके बोला कि वो सारी प्रोग्राम वाली कैसेटें जो है वो मेरे को चाहिए। अब जो कंपनी की रिकॉर्डिंग थी वो एक अलग चीज़ थी, अब जो स्टेज प्रोग्राम था, और वहाँ का स्टेज प्रोग्राम जब मैं बजाता तो ऐसा लगता कि मैं अभी भी लाइव ही उसको देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था। तो आदमी, उसने भी हमको देखा कि यार बहुत दीवाना आदमी है, खैर देने को तैयार नहीं था। मैंने उसको कहा यार हो सकता तुम्हें मेरे जैसा कदरदान ना मिले तो मेरे को दो। तो उसने अच्छा खासा अमाउंट लिया, हमसे लिया कि बोला दे दिया। हाँ, लेकिन बोला इतने पैसे लूँगा तो मैं दूंगा। तो उतने पैसे वो मेरे से लिया, और वो सारी जो उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ की वहाँ के जितने स्टेज प्रोग्राम थे, उसमें रामदेव जी के, बुल्लू जी के, और हीरालाल जी के, पारस जी, और कईयों के दुर्लभ जो चीज़ें थी वो उन्होंने मेरे को दिया। और मैं वो एक बोरी में भर के, क्या बात, वो कैसेट लेके गुड़गांव गया। फिर मैं उसको कन्वर्ट कराने के लिए, मैंने पहले फीता वाला था क्या? हाँ, पहले वो सारे फीते वाले थे। फिर उसको कन्वर्ट कराने के लिए मैं गुड़गांव गया, वहाँ कोई जुगाड़ नहीं था। उससे पता किया तो उसने कहा कि आप मीना बाज़ार दिल्ली जाओ। फिर मैं ये सारी कैसेट लेके मीना बाज़ार गया, तो उसने वहाँ उसको कन्वर्ट किया वो चिप में, सीडी में। तो वो सब करवा के वो लाया। वो सारे कलेक्शन अभी भी मेरे पास हैं, और वो मैं उसको आज भी मैं उतने प्यार से सुनता हूँ जैसा 1986 में वहाँ बैठ के सुनता था। हीरालाल जी से जब आप पहली बार मिले तो क्या मुलाकात, किस तरह की मुलाकात हुई, कैसा फील हुआ आपको? ये वर्ष था 2013। अच्छा, लगभग आखिरी समय। ये हमारा जो हम कहें कि समय का आपस में दूरी थी, या हमारा दुर्भाग्य था कि हम तो आखिरी टाइम पे गए। तो मैं बनारस गया, वहाँ से जब रेलवे स्टेशन से उतरा तो एक ऑटो वाले को बोला कि हमको हीरालाल जी के यहाँ जाना है। तो उसने कहा बिरहिया हीरालाल, हमने कहा हाँ। तो वो लेके गया। फिर मैं उनके नीचे गया, वहाँ घर के नीचे दुकान थी, उनको पूछा, उन्होंने रास्ता बताया। ऊपर गया, वहाँ बैठे थे वो, तो प्रणाम किया। फिर उठे, वो टोपी लगाए, अपनी असली वेशभूषा में ठाए। फिर कहा भैया बतावा कैसे अइला। तो हमने उनको सारे जो अपनी जो चीज़ें हैं उनको बताया कि मैं 25 साल से आपको मिलने के लिए, तो अब जाके टाइम लगा और मिला उनसे। तो अब तक तो उनकी आवाज़ सुना था, उनको वहाँ स्टेज पे देखा था, ऐसे रूबरू मिल रहा था। तो मैं 2 घंटे 3 घंटे उनके पास रहा। जितने बढ़िया गायक थे, जितना बढ़िया उनकी गला थी, कला थी, स्वर था, उससे कहीं बढ़िया व्यक्तित्व के आदमी थे, उससे कहीं अच्छे आदमी थे।
और उनके पुराने संस्मरण जो 25-30 साल पहले वाले मेरे उसमें फ़ोन में थे, मैंने उनको सुनाए। अच्छा। तो सुने तो कहा भैया अब तक कहाँ रहा तुम। अच्छा। उनको भी लगा होगा कि अरे भाई इतनी दीवानगी हाँ वाला युवा कहाँ मिलता है। और अच्छा ये बताइए, हीरालाल जी ने बहुत वैरायटी का गाना गाया है और बहुत अलग ही तरीके से गाया है उसको जी। उनके जो बिरहे हैं, अब जाहिर सी बात है जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो उनकी हर चीज़ अच्छी लगती है जी जी। लेकिन एक क्रमिक अगर वो कहा जाए कि उनके किन किन बिरहों से आपका लगाव बहुत गहरा बना तो वो और किन कारणों से बना, उसमें क्या खास बात थी? देखो आप बिरहा तो कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका उसको हम काटें कि ये ठीक नहीं था, लेकिन जो स्टेज प्रोग्राम था उसमें हमको जो सबसे पसंद, और मैं शायद अभी भी आज भी 24 घंटे में एक बार तो सुनता हूँ, अच्छा। और वो है देख दीदी, या हमारे इधर लोग टिकट बाबू कह के भी कहते हैं, और वो बिरहा इस हमारे एरिया में बड़ी पॉपुलर है क्योंकि कहानी भी इसी रीजन की है जी। और यहाँ पे आज भी जो पुराने दीवाने हैं, और हमारे ये घर के बगल में सामने अगर शादी प्रोग्राम होता है इसमें मैं आता हूँ तो अभी भी पुराने लोग हैं तो जो ये कहते हैं कि वो टिकट बाबू वाली बिरहा लगाओ, तो जब टिकट बाबू का बिरहा लग के बजता है तो जो गांव के, अब चूँकि आवाज़ दूर थोड़ी जाती है जी, तो गांव के अगल बगल जब आवाज़ जाती है तो लोग वहाँ चर्चा करते हैं हमको कि लगता है वो शादी में आ गए। ये अच्छी बात है कि आपकी एक अपनी इमेज बिरहा प्रेमी की बन गई है, बनी, अच्छी बनी। हीरालाल जी ने सुई के छेद में हाथी एक गाना गाया। हाँ। और उसमें एक स्त्री की तकलीफ का जो चित्रण है फैंटेसी के माध्यम से उन्होंने किया। एक माँ कैसे जो है पूरे परिवार को चलाती है और किस तरीके से एक ऐसी चीज़ जो असंभव सी प्रतीत होती है जी, तो एक तरह से गर्भ से बच्चे के बाहर निकलने की पीड़ा को प्रतीकित किया गया है उसमें। तो बहुत मार्मिक गाना है। जी बिल्कुल। आपको आपने सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल सुना। क्या आपको लगता है कि आज का कोई गायक अगर उस बिरहे को गाए तो उस ग्रेस के साथ गा सकता है? नहीं, आज का क्या, उसी टाइम का जो उन्हीं के टाइम के लोग थे, अगर वो लोग भी इस बिरहा को गाते तो शायद इतनी सादगी से जो उसका विषय है, उस विषय पे तो बहुत सारे मजाक उड़ सकते हैं जी जी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से गाया और जिस तरह से उसको निर्वाह करके और समझाया, उसमें कहीं कोई मजाक की गुंजाइश नहीं है। और कल्लन मास्टर जी का लिखा बिरहा है वो। जी जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो उसका कहानी का जो उसकी भूमिका है यही है ना कि भगवान उनको बोले कि हम सोई के छेदा में हाथी घुसी है, उनको भरोसे नहीं, तो अब जब या तो भरोसा कर लेते, अब भरोसे नहीं तो चले गए देखने। मैं ये सोचता हूँ कि उसमें उस कहानी में ये सार है कि आज की जो ये सृष्टि है ये भगवान पे भरोसा करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो अर्जुन की तरह ऐसे ही फंसेंगे। ये भी एक पार्ट निकलता है, एक पार्ट उसमें निकलता है। अगर वो मान लेते तो उनकी वो दुर्दशा नहीं होती। तो उस कहानी का जो, अब देखो भैया, मेरा जो अपना है कि हो सकता है कि अब कहने को तो 1 साल था, उसमें वो जब परेशान हो गए तो फिर उन्होंने कृष्ण जी को पुकारा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, छोड़ो बवाल और आ जाओ बाहर। तो वो आ गए, वो तो कहने को तो हो गया कि 5 मिनट में निपट गया, लेकिन वहाँ मामला 12 बच्चों का था। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हमारे ज़िंदगी का भी पार्ट ऐसा है कि हम लोग भगवान की कोई बात जो है अगर नहीं मानेंगे तो हम भी ऐसे इस सृष्टि माया जाल में हम भी उलझे हुए हैं। अब पता लगा एक दिन जब इससे मुक्त हो तो लगा कि अरे यार ये तो सब ऐसे ही था। मेरा जो अपना वो है इससे। हीरालाल जी के साथ आपने दूसरे कई लगभग सारे गायकों को सुना है। मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 साल का जो पूरा बिरहा है जी उस दौर में गाया गया, वो आपकी वाकफियत से अलग नहीं है, आपने सुना है। दूसरे गायकों के मुकाबले हीरालाल जी की क्या खासियत है जिसको
मैंने रेखांकित करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा गायक, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी नकल नहीं की जा सकती। उसके पीछे क्या वजह है? मतलब एक अनोखा व्यक्तित्व, जिस तरह उनका गला था, जिस तरह का उनकी वेशभूषा थी, बिरहा जहाँ से निकलती है, बिरहा विधा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो पहनावा था, वो खुद दर्शाता था कि बिरहा वहीं से निकली। एक तो वो ठेठ किसान जैसी, बिल्कुल ठेठ किसान जैसी पहनावा था। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इतनी सादगी से गाते थे कि किसी भी नाटकीयता से अलग नहीं थे, और नेचुरल चीज़ था। लोग नकल उसी की करते हैं जो नाटकीय हो, जो थोड़ा बना कर गाए। हाँ। जैसे बुल्लू जी की नकल बहुत से लोगों ने किया। हाँ। रामदेव जी की नकल हाँ, करते करते कितने लोग तो खत्म ही हो गए। मैं तो देखो भैया, मैं ना कोई गायक हूँ और ना मैं कोई कवि हूँ, मैं एक श्रोता हूँ। आजकल यूट्यूब पे मैंने बहुत लोगों को सुना, लोग कहते हैं कि बुल्लू गुरु ऐसे गाँव हैं, वो सुना देते हैं रामदेव गुरु ऐसे गाँव हैं। हो सकता है उनके जैसा आधे घंटे गाना पड़ा तो नहीं गा पाएंगे, लेकिन वो दो मिनट के लिए तो नकल कर ही लेते हैं कि हाँ ऐसे करते थे। पर ऐसा कोई आज तक मेरे को यूट्यूब पे या कहीं नहीं मिला, या ऐसे स्टेज प्रोग्राम में जो ये कह दे कि हीरा गुरु ऐसे गाओ। कोई खींच ही नहीं सकता उस ताल को। और आप सुनिए कि हमको तो कई बार लगता है एक लाइन को गाने के बाद बगैर सांस लिए उसी को फिर वो डबल गाते थे। और कब सांस, इतना बड़ा कलेजा, इतनी बड़ी सांस, ये एक पहलवान जैसा आदमी हो, ये उसी के बस की। एक संतुलन का जहाँ तक मामला है, मुझे लगता है कि हीरालाल जी की सबसे बड़ी ताकत थी उनका संतुलन, आवाज़ और अंदाज का संतुलन जो है। हाँ, वो एक बड़ी चीज़ थी कि तमाम सारे गायक आए, जितना हीरालाल जी ने गाया होगा जितने साल, उससे कम ही उम्र लोगों को मिली। हाँ, जैसे रामदेव जी 50 साल में गुजर गए, जी 60 साल 65 साल हीरालाल जी ने लगातार गाया। हाँ, 65 साल, और उसी अंदाज में उसी उसमें गाया, तो उनको उतना समय मिला जितना उनकी उम्र थी। या दूसरे लोग, बुल्लू भी बहुत ज़्यादा समय नहीं गा पाए, लेकिन हीरालाल जी ने एक लंबा समय गाया। उन्होंने बिरहा और लोकगीत दोनों को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। मैंने उन्होंने उसको एक व्याकरण दिया, उन्होंने उसकी एक जो मैंने उसकी सात्विकता है जो हमारे जहन को उर्वर बनाती है, जो हमको सोचने के लिए नई चीज़ें देती है, जो हमको दुनिया के सौंदर्य के बारे में कुछ नई बातें कहती। जैसे मुझे लगता है वो जब कथन करते थे, क्योंकि कवि के शब्द बिरहे में होते हैं, लेकिन जब बिरहिया कथन करता है तो वो अपना कुछ करता है। हीरालाल जी जैसे एक बिरहा में उन्होंने एक महिला के रंग का वर्णन किया और उसको कहा तमाकू के रंग का, ऐसा कुछ कहा है। इस तरह की चीजें वो इतने ठेठ तरीके से कह देते थे कि लगता था कि इनकी जबान से रियलिटी थी। हाँ, यही रियलिटी थी, बनावट नहीं थी। हमको भी 2-4 बार उनको सुनने का मौका मिला, और तब तो रात भर, बल्कि 1.5 दिन, मैंने 18 घंटे बिरहा होता था, 20 घंटे बिरहा होता था। जल्दी लोग जो है अगर जाने लगते थे तो झगड़ा हो जाता था, कितनी बार झगड़ा होता था। बिरहा के अपने कितने रंग हैं जिसमें वो रहते थे वे लोग। फिलहाल अभी जो स्थिति है कि एक बड़ी विरासत बिरहा की, जिसने बहुत सारे बहुजन समाज के हिस्से को अपने जद में लिया, बहुत कुछ उसको दिया, बहुत सारी उसकी आत्मा व्यक्तियों को उसने अपनी भाषा दी। लेकिन अब बिरहा जिस हालत में है वो एक दर्दनाक हालत है। क्या लगता है आपको कि कुछ ये मैंने इसका कुछ भविष्य दिखता है? इतने बड़े गायकों को आप सुन चुके हैं, लगातार सुन रहे हैं, अभी के जो हैं उनको देखते हुए क्या लगता है आपको? अब अगर मैं सच्चाई बोलूँ तो कड़वी होती है जी। मेरे को ये लगता है कि ये लोग अपने साथ साथ बिरहा विधा को भी ले डूबेंगे। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, साड़ी पहन हाँ, कर बिल्कुल नाच रहे हैं। बकवासबाजी तो इतनी है कि बिरहा होता ही नहीं है। और साजबाज देखिए, हीरा बुल्लू रामदेव की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि साजिंदे बाजिंदे उनके पीछे चलते थे।
वो जो लाइन गा रहे हैं हाँ, तो उनके गाने पे ढोल बजती थी। हाँ, ढोलक में वो गाना दब नहीं रहा है, नहीं, हारमोनियम में दब नहीं रहा ना। है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हारमोनियम इतना तेज बजाएंगे कि वो शब्दों का पता ही नहीं चलता है, नहीं, उतनी बोल क्या सांस रहे का भी मामला है। वो उन्हीं के अपनी आवाज़ को वो हारमोनियम के बल पे ही उठाना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ नहीं है। अरे सबकी यही हाल है जी। ये एक चीज़, ये सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी विरासत है जो मौखिक इतिहास में है। जैसे मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो तमाम सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ऐसे बहुत सारे दूसरे लोगों से भी बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी लिखित नहीं है। नहीं है। हीरालाल जी के बारे में 2-4 लेख मिल जाएंगे, टिप्पणियाँ मिल जाएंगी, लेकिन उनके ऊपर तो किताब निकलनी चाहिए थी। रामदेव जी के ऊपर किताब निकलनी चाहिए, बुल्लू जी के ऊपर किताब निकलनी चाहिए। ये लोग तो कम से कम संगीत नाटक अकादमी, भारत रत्न जैसे सम्मानों के हकदार लोग थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला इन लोगों को। नहीं, कुछ नहीं मिला। तो इस विरासत को संजोने का जो मामला है वो कैसे होगा? आप भी थोड़े बहुत सक्रिय हैं। बिल्कुल, सामूहिक प्रयास। श्रोता जो हैं उनको भी देखना होगा इस चीज़ को, जो गायक लोग हैं उनको भी, और जितने लोग इससे जुड़े हैं इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये विधा बच पाएगी। नहीं तो ये कहीं, हम तो कहते हैं कि कोई चीज़ लोग बोलते हैं कि ये तो इतिहास बन जाएगी, ये तो इतिहास भी नहीं बन पाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लिखा नहीं, इतिहास भी नहीं ये हो पाएगा। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं उन्हीं का, हीरालाल जी का ही पुण्यतिथि का प्रोग्राम था और मैं उसमें गया था। वहाँ पे एक सज्जन थे, उनके बारे में बोल रहे थे, धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने कहा कि जब ये राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार पद्मश्री ले रहे थे जी, तो राजनाथ सिंह जी मोदी साहब को ये कह रहे थे कि इनका गाना सुनने हम घर से चोरी चोरी जाते थे। क्या ये कम है? ऐसी शख्सियत साहित्य में एक महान शख्सियत है काशीनाथ सिंह। प्रोफेसर काशीनाथ सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे, बड़े कहानीकार हैं, महान कहानीकार हैं। उन्होंने काशी काशी एक चर्चित किताब उनकी है, उसमें एक पाठ है, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। हीरा और बुल्लू की गायकी के माध्यम से उन्होंने अपने समय का जो विश्लेषण किया है वैसा विश्लेषण शायद अब दूसरा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने गायकी को माध्यम बनाया। हम लोगों ने लगातार ये कोशिश की है कि गायक अपने समय के ज्वलंत मसलों को गायकी के जरिए, और जो छंदों का स्वरूप है हमारे यहाँ, छंदों का स्वरूप पदों के रूप में है, कबीरदास के पद हों, रैदास के पद हों, या लोकगीतों का जो पूरा उद्भव है वो सब कहीं ना कहीं एक ही जातीय संरचना में आया है, तो उसको लेकर होना चाहिए। वो भी कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, वो भी कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि जो नई पीढ़ियां हैं, जो जैसे मान लीजिए जिस राग से आप बिरहा सुनते हैं, क्या आपको लगता है कि नई पीढ़ी के भीतर जरा सा भी वो राग बचा हुआ है? हमें नहीं दिखता। ये तो बड़ा निराशाजनक बिल्कुल पूरा मामला है। मैं इसीलिए कह दिया। हम जरूर, हम तो अगर ये जरूर कहते हैं कि हम हीरालाल जी को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि बुल्लू जी या रामदेव जी वो सब महान गायक थे, सब उच्च कोटि के थे। और आप ऐसे आप ये देखो कि उनका जो जितने कोरस वाले थे, जितने उनके अखाड़े वाले थे, एक मतलब एक हीरो बनता है तो 10 लोग मिलके उसको बनाते हैं। जी जी। तो हीरालाल जी के साथ इतने कवि लोग थे, कोमल मास्टर, कल्लन बाबा रतन लाल जी, और अभी वर्तमान में मंगल भैया हैं। इन लोगों का लेख, जिस तरह वो गायक थे वैसा इन लोगों का लेख था। आज के टाइम पे मैं आपको गारंटी देता हूँ, किसी इस आज के नए बिरहिए को अगर किसी को 5 बिरहा मुजबानी आधे घंटे वाली याद हो तो बता दे। नहीं, मुझे लगता है नहीं याद है, नहीं याद है। नीचे से जब आदमी प्रॉम्प्ट करता है तब गाते हैं। आज पहले एक लगता था जो फोन लाउड स्पीकर, तो सामने एक लगता था गाते थे। आज 2 स्टैंड खड़ा होता है, एक वो गाने वाला, एक उस पे वो लिस्ट रखते हैं। हाँ, उस पे देखते हैं जो जी। और हमने देखा स्टेज, हम जो 2-3 प्रोग्राम उनका 4 सुने हैं, पूरी रात फरमाइश आती थी कि ये बिरहा गाओ, हिमालय चिट्ठी वाला गाओ,
तो जो भी कोई कह देता था वो उसको गा देते थे, और उसका एक भी लाइन, एक भी छंद वो छोड़ते नहीं थे। तो कितना बड़ा, मतलब मैं कम से कम 50 बिरहों की सूची जो फरमाइश लोग करते थे, वो कहते थे ठीक है। अभी आप उसमें देख दीदी वाले बिरहा में सुनेंगे, वहाँ फरमाइश हो रही है हाँ कि फूलन देवी वाला गाइए। हाँ, कोई कहता फूलन देवी, तो क्यों कहा कि नहीं वो टिकट बाबू वाला देख दीदी। तो उसमें तब जब खड़े हुए, आप इसी में देखिए, उन्होंने कहा कि भैया जैसे देवता चाहें वैसे प्रसादी चढ़ावे चाहिए। जी जी जी, हाँ। तो वो लोग अपने श्रोताओं को देवता मानते थे, और देवता के सामने अपने कला का प्रदर्शन कैसे किया जाता है ये बखूबी जानते थे। हालांकि आज के लोग भी एक उनका रिचुअल हो, पाखंड हो, जो भी हो, लेकिन वो श्रोता भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के सामने लोग नंगे हो रहे हैं। हाँ, तो फिर ये कहने के लिए कहते हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और एक लाइन रामदेव जी गाते थे बिरहा, चंद्रिका कवि का लिखा, खुद को पहले जान लेना ही असल पहचान है। मेरे को एक लाइन ही उसका याद है। तो ये बातें उन लोगों पे लागू होती थी, वो जानते थे। हीरालाल जी जानते थे कि मैं क्या हूँ, बुल्लू जी अपने आप को जानते थे कि मैं क्या हूँ, रामदेव जी जानते थे कि मैं क्या हूँ, हमारी गरिमा क्या है, वो अपने आप को पहचानते थे। और उस गरिमा को कभी भी उन्होंने कहीं भी उसको महिमा को कम नहीं किया, अपने आप को पहचानते थे बड़े सादगी से। इतने ग्लैमर जीवन था। आप ये सोचो, मैं तो ये कहूँगा कि हर गांव के आसपास एक मनोरंजन, हमारे यहाँ नौटंकी नाच थी, वो 20 कोस में मशहूर थी। और जगह ये लोग 200-500 किलोमीटर से आके उनको भी फेल कर देते थे। जी, और वो नौटंकी का तो मैंने देखा अवसान तभी हो गया जब बिरहा अपने उत्थान, हाँ, ये ऊंचाई पर पहुंचा। हाँ, वहाँ के जो लोग थे, ये लोग, मैं कहता हूँ बनारस से निकल के ये लोग वहाँ जा के और हावी अरे हुए कलकत्ता अपने। बम्बई की बात आप करिए, दिल्ली की बात करिए, तमाम सारा जो कोयलरियों का जो इलाका है, सुदूर छत्तीसगढ़ और बिहार झारखंड का जो पूरा इलाका है, वो सब में ये लोग गाए हैं। और बहुत ज़्यादा, मैंने चंद्रपुर, गढ़चिरौली जैसे इलाकों में भी गाए हैं सब लोग। तो बिरहा का बड़ा जो एक विस्तार है, तो बहुत बड़ा विस्तार रहा है। मैं कहता हूँ आपको, जिसकी उम्र लगभग 60 साल हो, 65 साल हो, वो कहीं आप लखनऊ के पूरब से लेके बिहार तक, आधा MP, ये पूछिए तो अब आज की पीढ़ी हो सकता ना बताए 30-35 साल वाली, 60-65-70 साल वाला आपको तुरंत बता देगा कि हाँ हीरालाल जी क्या थे। अच्छा, हीरालाल जी के अलावा और किन किन गायकों को आपने सुना लाइव, और किन से मिलने का मौका मिला आपको? बुल्लू जी को सुना उनके साथ, रामदेव जी को सुना उनके साथ। अच्छा। और मिलने का मौका सिर्फ हीरालाल जी को से मिला जी, क्योंकि जब तक हम आते वहाँ मिलते, आपको पहले बताया कि हमको इतने साल लग गए, तब तक ये तो थे इनसे मिले, वो लोग नहीं थे, यहाँ से दुनिया से जा चुके थे। उसके अलावा भी तो बहुत सारे गायक हैं। उसके अलावा मैं दुर्जन यादव जी से मिला। अच्छा। विश्वनाथ यादव जी से मिला हूँ, और श्री यादव जी से मिला हूँ। हाँ, चंदौली, श्री यादव चंदौली। मंगल भैया हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं, और आना जाना भी है, काफ़ी कुछ उनसे सीखा भी है। जी जी। और जो चीज़ें मैं नहीं जानता था अखाड़े के बारे में या हीरालाल जी के बारे में, वो मैं उनसे पूछता, क्योंकि मैं जिज्ञासु था एक उनको जानने के लिए। तो उनसे पूछा, उन्होंने हमको बताया। तो नई पीढ़ी के गायकों से मिलने में दिलचस्पी नहीं आपकी है, जिनका ग्लैमर बहुत है? नहीं, अगर ईमानदारी कहूँ तो नहीं है। जो चीज़ है, हम चूँकि हम गायक, और मैं पहले बता दिया कवि नहीं हूँ, नहीं है। जैसा ये लोग गाते हैं, मैं अब उम्र मेरी 55 साल हो गई, अगर मैं कोशिश करूँ तो इनके जैसा तो मैं खुद ही गा सकता हूँ। है कड़वा, लेकिन क्या कभी आपने गाने की कोशिश की? कोशिश तो की, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि मन करता था, और 1-2 जगह ऐसे गाए भी है,
और आपको बता दूं कि मंगल भैया के बेटे की शादी थी तो बारात में मैंने गाया है। अच्छा, क्या बात है। बहुत अच्छा, आपने बहुत मूल्यवान बातें कही। हाँ। और तमाम सारी चीज़ों पर आपकी चिंताएं तो जायज़ जब हैं। मैंने गाया उसको जी। तो श्री यादव थे वहाँ, हम्म, तो उनको ये लगा कि मैं कोई गायक, तो गायक का जोड़ दे। मैं तो ऐसे ही भाई शौक थी। और जो उनके ढोल वादक थे जितेंद्र मिश्रा जी, और ये लोग बोले कि नहीं भैया गाओ। तो जब मैं गाया तो मेरे गाने के बाद वो भी खड़े हो गए गाने के लिए। तो उन्होंने भी गाया। कुछ अगर एक आध दो लाइन गा दीजिए तो बड़ा मज़ा आए, कुछ अगर याद हो आपको तो। नहीं, याद तो बहुत कुछ है और सुन के ही याद है। हाँ, तो गाइए, और लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ, विजय बहादुर यादव यही हैं। हाँ। नहीं, गाने का मतलब कि अब तो लय सुर तो यहाँ कोई साज बाज थे नहीं। हाँ। वैसे मैं सुना दूंगा वैसे कि सुनाइए, हाँ। जो कवि लोग लिखते थे जी। और उसको कलाकारी क्या थी। जैसे कई लोग, मैं बताऊं आपको कि कई लोग बिरहा में इंटरेस्ट कम लेते थे। और हमारे छोटे भाई बैठे हैं, इनको भी इंटरेस्ट कम था। लेकिन जब उस बिरहे की जो कवियों की लिखी हुई थी, जैसा कि आज वाले में नहीं मिलता है, जब मैंने इन लोगों को उसको बताया कि ऊपर से मत ये सुनो गहराई से, तो उसके बाद इन लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट आया थोड़ा। अब तो ये लोग भी थोड़ा बहुत सुनते हैं। तो क्या कलाकारी थी। रक्तों से रचता रोमांचक कहानी, तो आँखों से पानी है जाता निकल। और रख करके सीने पे पत्थर कवि ने, गाथा गया कि सुनाता निखर। रग का रुधिर रग में रंजित हुआ, कुंठ कंठित हुए हाय जलता जिगर। और रघुनाथ ने जो माथली लार लिखे, उसको घृणित कर नर चाहे सुघर। यानी राग है और घर। जी जी जी, हाँ, ये शब्दावलियों का, ये जो अक्षर शब्दावलियों का इतना, ये विधा हाँ। आपको सिर्फ बिरहा में मिलेगी। जितने ये वाले हैं पद्म विभूषण, भारत रत्न वाले, जो फिल्मी दुनिया वाले, किसी की एक गाने में आप इस तरह की चीज़ें लाओ। हाँ, बिरहा तो दरअसल उपेक्षित और ही एक, कर दिया गया। हाँ, एक मंगल भैया लिखे थे एक लाइन, कली फैलाई सुगंध, खुशी अली मंद मंद, गुनगुनाए प्रेमचंद घन घोर रसिया, का खा गा गा। चंचल चकोरी का प्यार, छैला किया बेशुमार, जिया झूमे मनहार झकझोर रसिया। जी। तो एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल मैं ये आपसे करना चाहता हूँ। समाज को आप भी देख रहे हैं, हम सारे लोग देख रहे हैं, किसी न किसी रूप में देख रहे हैं। इतनी बड़ी विरासत है और समाज सोया हुआ है। समाज के भीतर भी इतनी सड़ांध भर गई है कि वो अपशिष्ट खा रहा है। जिन चीज़ों को उसके दिमाग में जाना नहीं चाहिए, उसको वो अपने जीवन में उसका हिस्सा बनाया हुआ है उसको। क्या आपको लगता है कि ऐसा समाज अपनी उस विरासत को संजो पाने में सक्षम है? चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर चाहे तो हो सकता है, और उसके लिए नई पीढ़ी को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। लेकिन नई पीढ़ी उससे वाकिफ़ नहीं है, तो सौंदर्य से नहीं उसको जागरूक करना पड़ेगा। और इसलिए भी नहीं वाकिफ़ है कि नई पीढ़ी की नर्चरिंग के लिए उसकी भूमिका को तय नहीं किया गया। नई पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाता है, अभी मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को मोबाइल देकर जिस तरीके से लुगधाने का काम करते हैं लोग, तो लुगधा तो दे रहे हैं वो, लेकिन उसी का आदी हो रहा है वो। और अभी ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी से शारीरिक रूप से कई तरह की विकृतियां अभी पैदा होंगी टेक्नोलॉजी के कारण। ख़ास तौर से लोगों की आंखों पर उसका असर पड़ने लगा, कानों पे, रीढ़ पर पड़ने लगा, कानों के बहरे लोग हो रहे हैं। इस पर सम्यक अध्ययन नहीं हो रहा है अभी, लेकिन मुझे लगता है विदेशों में संभवतः इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं कि आखिर जनता जा कहाँ रही है। चीज़ें शुरू, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो, अभी नहीं हुई। तो ऐसी सूरत हाल में मैं इस मुद्दे को लेकर उम्मीद तो रखता हूँ कि चीज़ें होंगी, लेकिन लोग उस तरह के नहीं हैं। लोगों के सरोकार और संवेदनाएं नहीं है वैसी कि वो चाहें कि कुछ भी इकट्ठा हो, एक सामाजिक पूंजी इकट्ठा हो, और जिस सामाजिक पूंजी का उपयोग आने वाली पीढ़ियां करें, समाज करे, और वो अपने को एक बड़े और महत्वपूर्ण मुकाम तक ले जाने की कोशिश करें। हाँ, हमें ये चीज़ें नहीं, हमें ये लगता है कि शायद
समाज जो है, जो उसमें बड़ा वर्ग है, बड़े बुजुर्ग हैं, शायद अपने बच्चों को वो परिवेश वो नहीं दे पा रहे हैं, या उनको उससे रोक नहीं पा रहे हैं जो गलत है। जी। और इसका फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि जैसे बिरहा को तो कोई नहीं जानता था, और लोग कहते थे पहले भी आज भी कि तो गंवारों का था, लेकिन हीरालाल जी, रामदेव बुल्लू जी अपने उस विधा को, और बड़े बड़े जो साहित्यिक आदमी थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे जी। सब लोग सुनते थे, उसको कोने कोने में पहुंचाया था। तो इतनी चीज़ें तो थी ना उनके में, जी 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 जी। तभी तो उन्होंने उसको पहुंचाया। आज मैं और क्या बताऊं कि मेरे गांव में अगर 60-70 साल की कोई भी महिला हो, मैं यहाँ तो अगर कहीं भी आज की, ये अभी आषाढ़ चल रहा है, कजरी लगा दो आप, तो पता लग जाएगा उसको कि ये हीरालाल गा रहे हैं। अब आप झीर झीर बुनी, हाँ, उसको ये लग जाएगा कि हीरालाल गा रहे हैं। वही क्लासिक कजरी है, वही क्लासिक चीज़ जी है। जी जी। तो ये आप सोचो कि उस तरह की चीज़ें जब तक हम में नहीं आएगी। जी। मैंने अपनी समझ से कुछ सवाल किए, लेकिन हो सकता है कुछ बातें आपके जहन में ऐसी हों जिसको कहना जरूरी हो, तो कह दीजिए। मैं तो अब सारी चीज़ें तो मैंने कही दी है, खैर अभी बहुत कुछ है, इसका सेकंड भाग भी होगा। जी जी जी, बिल्कुल होगा। तो और अभी तो हम लोगों की शुरुआत अभी तो शुरुआत है। जी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं तो, ये तो आपकी महानता है कि आप बनारस से यहाँ आके, मैं तो उस लायक नहीं हूँ। शायद मैंने जीवन में पहला इंटरव्यू कोई दिया होगा इस तरह से, लेकिन बहुत अच्छा और सधे हुए तरीके से आपने बात रखी है। और तो मेरे को कोई अनुभव नहीं था, हो सकता है इसमें कोई शब्दों में गड़बड़ हो, बॉडी लैंग्वेज में कोई गड़बड़ हो, तो इसके लिए जो लोग देखेंगे इसके लिए माफ़ी है। बाकी ये ऐसी विधा है, बिरहा में एक बार फिर आपको कहूँ, अगर ये इतने में ख़त्म हो जाए तो फिर विधा क्या। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा है। और ये निरंतरता जारी रहे। अभी कई नई चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें बताएंगे, और नहीं आती है कई बार दिमाग में। तो विजय भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय दिया, आप लोगों से संवाद किया। मैं उसमें एक सहगामी हूँ, मैं एक माध्यम हूँ कि इन तक आया, और इनके ज़रिए से आप बात कर रहे हैं, तमाम सारे लोग सुन रहे हैं इसको, और सुनने वाले लोगों की तरफ हमारा ध्यान बहुत है ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिन्होंने सुना है उन्होंने ही गुना है, उनसे ही सीखा जा सकता है। तो हम उन सुनने वालों की तलाश भी कर रहे हैं। अगर आपके पास है तो कमेंट में लिखें कि इस तरह के लोग कहाँ मिलेंगे, उनका नंबर उपलब्ध कराएं, उनके गांव का नाम बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, उसको ज्वाइन भी करें, उसको जो सहयोग दे सकते हैं दें, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम है। और ये अकेले बूते पर नहीं, उसमें विजय भैया हमारे साथी हैं जो बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।